अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है मुझे कि आप सब लोग इंशाल्लाह ताला ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि रिसर्च क्या जो हम प्रपोज़ल बना रहे होते हैं उसको कैसे बनाएंगे, और वो स्टूडेंट जिनको ये क्यूरियोसिटी है कि जी चैप्टर 1 में क्या चीज़ें आती हैं और उसकी क्या हेडिंग्स हैं, उनके उन हेडिंग्स का क्या मतलब है और हम उनको कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस वीडियो के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो होगी, आप लोग इन चीज़ों को समझिएगा और जो चीज़ आपको ना समझ आए फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, अब रिसर्च प्रपोज़ल होता क्या है? अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो रिसर्च प्रपोजल से मुराद होता है एक हमारा फॉर्मल डॉक्यूमेंट, ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट हम क्यों बना रहे होते हैं, इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए से हम किसी भी एक अथॉरिटी को ये देकर बता रहे होते हैं कि हमने किस चीज़ के ऊपर काम करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी भी कंपनी के साथ कोई काम करना है या कोई किसी चीज़ के ऊपर काम करना है, कोई भी अपने प्रीवियस गैप्स को फाइंड करना है, या मैंने कोई भी मसला है उसके ऊपर देखना चाह रही हूँ कि क्या रिज़ल्ट निकलता है, क्या इम्पैक्ट होता है, तो मैंने एक रिसर्च करनी है। तो मैं उस रिसर्च को करने के लिए एक अपना प्रपोज़ल बनाती हूँ, जो कि मेरा एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, जो कि मेरी बता रहा होता है कि मेरी रिसर्च किस बारे में है, क्या है और कैसे है, ठीक है। और अगर यही हमारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाए तो फर्दर फिर हम इसी प्रपोज़ल को आगे थीसिस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपका जो प्रपोज़ल है ना, बेसिकली इसके अंदर जो मैं अब आपको स्टेप्स बताने जा रही हूँ ना, यही आपके फर्स्ट चैप्टर को ओवरऑल कवर कर देते हैं। तो चलें जी, पहला स्टेप है हमारे पास, वो है जी टाइटल। टाइटल क्या होता है? आप टाइटल से मुराद है कि आपने अपना रिसर्च का जो आपका मेन टॉपिक होता है, जो चीज़ आप करना चाह रहे होते हैं, उसको आप लिखते हैं एक कंसाइज वे में। लेकिन आप इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि आपका टाइटल जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव भी एट अ टाइम हो और कंसाइज भी हो। अब आप हैरान होंगे कैसे कैसे, यानी आपका टाइटल जो है वो क्लैरिफाई करना चाहिए कि वो किस मकसद के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। आपने जब भी रिसर्च के लिए टाइटल लेना होता है तो आप कोई बहुत ब्रॉड टाइटल नहीं लेते। आप कोशिश करते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा नैरो कर दें और इजी कर दें, ताकि आपके रिसर्च करने का पता चल जाए कि जी इस एक जो आपका टाइटल होता है ना, बेसिकली ये आपको बता रहा होता है कि आपकी जो होने वाली रिसर्च है वो कितनी वर्थफुल है और कितनी नहीं है, ठीक है। तो आपका टाइटल जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो सबकी अटेंशंस को ग्रैब कर सके, ठीक है। और आपका टाइटल आपका मेन फोकस बता रहा हो कि रिसर्च आपकी किस चीज़ के ऊपर है, आप करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो जब आप अपना टाइटल एक सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी टाइटल आपने अपने सिलेक्ट कर लिया, आप स्पेशल एजुकेशन से रेलिवेंट टाइटल अपना सेलेक्ट कर रहे हैं, या आप कोई भी और अपने किसी भी तरह का कोई टाइटल सेलेक्ट करें, आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, आप किसी मेडिकेशंस के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं, आप एक्सरसाइज के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, आप बच्चों की स्पेशल नीड्स के ऊपर, तो आपने अपने टाइटल को कंसाइज करना है और उसको बेहतरीन तरीके से बताना है कि रिसर्च किस लिए की जा रही है और क्या है। अच्छा, एक और बात जो अक्सर कही जाती है कि जी अब हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च का टाइटल कैसे करें और क्वांटिटेटिव रिसर्च का टाइटल कैसे। अब जैसे कि आपको भी पता है कि जब हम लोग अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमने किसी चीज़ की डेप्थ में जाना होता है, हमने किसी चीज़ के अंदर देखना होता है कि क्या चीज़ ऐसी अनकवर रह गई है, हम किसी चीज़ के अंदर डीप डाउन जा रहे होते हैं। और क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हम बेसिकली किसी चीज़ का इम्पैक्ट देखना चाह रहे होते हैं, किसी चीज़ को कंपेयर करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, या येस नो में किसी चीज़ को जानना चाह रहे होते हैं। लेकिन जब हमने येस नो से हट के किसी चीज़ को बहुत डिटेल में जानना होता है तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, अदरवाइज़ हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं जिसमें हमारे न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। तो अब अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है तो आप वर्ड्स यूज़ करेंगे एग्जामिनेशन के, या आप वर्ड यूज़ करेंगे इम्पैक्ट के, या वर्ड यूज़ करेंगे अफेक्ट के। जैसे आप देखना चाह रहे हो द अफेक्ट ऑफ म्यूज़िक ऑन स्पेशल चिल्ड्रन, ठीक है, या आप देखना चाह रहे हो द इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ का इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं, आप लोगों को देखना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर क्या असरअंदाज हो रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे वेरिएबल्स को यूज़ करना है, आपने अपने हाइपोथेसिस एक मफरूज़ा कायम करना है। और इसी तरह आप वर्ड और यूज़ कर सकते हैं द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया यूजेज ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस। इस तरह से आप अपना टाइटल क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर बनाते हैं, ठीक है। और जब बात आती है जी क्वालिटेटिव रिसर्च का टाइटल बनाना है तो आप इसके अंदर वर्ड्स यूज़ करेंगे लाइक एक्सप्लोरिंग या डिफाइनिंग, डिस्क्राइबिंग, जिसमें आपने एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बयान करना है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल जैसे आप ले लें एक्सप्लोरिंग द लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ इमिग्रेंट्स वर्कर्स, ठीक है, इन गिग इकनॉमी। इस तरह से आप अपना टाइटल बना सकते हैं, जिसमें हमने देखें अब इसमें हमने अपने जो भी इमिग्रेंट्स हैं उनका एक्सपीरियंस देखना है। तो एक्सपीरियंस देखने के लिए हम खाली येस नो तो में तो नहीं जाएंगे, हम तो ये इन डेप्थ जा रहे हैं ना, इसके अंदर हमने एक्सप्लोर करने हैं, ठीक है। देन आप अनकवरिंग द नैरेटिव्स और रेजिलियंस, आप इस तरह का मतलब अनकवरिंग का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। या आप एक्सप्लोरिंग, ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल फैक्टर ऑन डिसीजन मेकिंग,
अमंग इंटरनेशनल बिजनेसेस, मतलब आप इंटरनेशनल बिजनेसेस के अंदर आप अपना एक कल्चरल का क्या अफेक्ट होता है, आप उसके ऊपर इन्फ्लुएंस चेक करना चाह रहे हैं और आपने इसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो आपका टाइटल जो है, ये मैंने इसलिए इन डेप्थ इसको डिस्कस किया है कि आपका टाइटल बहुत ज़रूरी होता है। ये आपकी अटेंशन भी ग्रैब करता है, ये आपकी रिसर्च की इंपॉर्टेंस भी बताता है। ये हमें बेसिकली मजबूर करता है आपका टाइटल ही, कि हम उस रिसर्च पेपर को या आपके थीसिस को पढ़ें या ना पढ़ें, ठीक है। तो आपकी सारी इंपॉर्टेंस जो है वो आपके टाइटल पे बेस कर रही होती है। और क्वांटिटेटिव का क्या टाइटल होता है और क्वालिटेटिव का क्या होता है, ये मैं डिटेल डिस्कस कर चुकी हूँ। मज़ीद भी आप मेरे से अगर आपको कोई चीज़ समझना है। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है जी आपका नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। जब आप अपना चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं तो आपके चैप्टर 1 के अंदर हमने उसको नाम दिया होता है जी, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का चैप्टर होता है आपका। अब जब आप इंट्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो इंट्रोडक्शन आपका होता क्या है कि वो बता रहा होता है कि जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं उसको आप क्लियरिफाई कर रहे होते हैं कि वो चीज़ क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मेंटल रिटार्डेड बच्चों के ऊपर रिसर्च करनी है तो मैं अपने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये बताऊंगी कि मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते क्या हैं, इनकी कैटेगरीज क्या हैं, इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं हम, इनके इन इश्यूज़ क्या होते हैं, इनको एकेडमिकली क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो मैंने क्या किया है कि मैंने अपने टॉपिक को एलेबोरेट किया, मैंने उसको क्लियर किया, मैंने उसका बैकग्राउंड बताया और मैंने उसकी सिग्निफिकेंस या अपने ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं। तो जब बार बार मुझसे ये क्वेश्चनिंग होती है कि हमें बताएं कि चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, तो भाई इंट्रोडक्शन में आपने अपने टॉपिक को क्लैरिफाई करना है। और अब क्लैरिफाई करने के लिए आप डिफरेंट आर्टिकल्स के साथ जो है वो आप वहाँ से डाटा लेते हैं और अपने उस आर्टिकल का रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के बाद फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका होता है लिटरेचर रिव्यू के ऊपर। अब इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि आपने अपने टॉपिक को तो क्लैरिफाई कर दिया कि टॉपिक क्या था, कैसे लिया, उसमें क्या सिग्निफिकेंस है, मेंटल रिटार्डेड बच्चे जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ली थी। अब मैंने लिटरेचर रिव्यू के अंदर अपने सारे काम को इन डेप्थ बताना है, ठीक है। अब मैंने देखना है कि जो मैं रिसर्च कर रही हूँ उसके अंदर जो पहले जो लोगों ने रिसर्च की थी वो क्या की थी, कहाँ पे गैप रह गया था, मैंने उन गैप्स को आइडेंटिफाई करना है और मैंने अपने रिसर्च को कंटिन्यू करना है। तो इस चीज़ के लिए मैं जो है वो लिटरेचर रिव्यू करती हूँ। लिटरेचर रिव्यू के लिए भी बेस्ट थिंग जो अगर आप मुझसे पूछें तो वो गूगल स्कॉलर है, वहाँ पर जाके आप उससे ईजिली अच्छा खासा आपको आपके टॉपिक के ऊपर लिटरेचर मिल जाता है। अब जो आपकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के हवाले से अगर मैं लिटरेचर रिव्यू पे बात करूँ तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपका लिटरेचर रिव्यू जो है वो आपका एक सेंटर्ड और न्यूमेरिकल डाटा हम देख रहे होते हैं, या हम अपनी इंपीरिकल रिसर्चेस जो हमारी हो गई होती हैं उनको देख रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग रिलेशनशिप्स देख रहे होते हैं। और अगर आप क्वालिटेटिव में जब आप अपना लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं तो इसके अंदर आप डिफरेंट थीम्स को देख रहे होते हैं, पैटर्न्स को देख रहे होते हैं और अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई चीज़ कैसी थी और लोगों ने उसके बारे में क्या कहा था, ठीक है। तो इसमें भी कुछ डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं, उनको भी इंशाल्लाह फर्दर किसी वीडियो में डिस्कस करूँगी। अभी जो मेन फोकस है वो प्रपोजल के ऊपर ही रखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिसर्च क्वेश्चंस। आपने अपने रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो अपनी जो आपका रिसर्च का टॉपिक है उसके मुताबिक बनाने होते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रखने होते हैं कि आप अपने बता रहे हो कि मेरी रिसर्च किस तरह किस बारे में है और मैं किसी से क्या पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। और हाइपोथेसिस होता है कि आपने अपने जहन में एक मफरूज़ा कायम किया होता है, एक अजम्पशन होती है आपकी कि ये चीज़ हो सकती है। और हाइपोथेसिस जो है आपका वो बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आता है, ठीक है। जब भी किसी ने क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है तो उसने अपना एक हाइपोथेसिस, एक अजम्पशन जहन में रखी होगी कि ये चीज़ मुझे लग रहा है कि ये चीज़ हो सकती है, मैं इस चीज़ का इम्पैक्ट देखना चाह रहा हूँ, या मैं किसी चीज़ का फैक्ट देखना चाह रहा हूँ, या मैं दो चीज़ों को कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ, या मैं किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ों के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने हाइपोथेसिस फिक्स करते हैं कि जी ये हो सकता है, और फिर हम ये देखते हैं कि क्या जो हमने हाइपोथेसिस सेट किया था, क्या वो चीज़ हमारी जो अजम्पशन थी वो ठीक थी या नहीं थी, इसी के ऊपर फिर हम काम करते हैं, ठीक है। तो हाइपोथेसिस की भी कुछ टाइप्स हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके पास आ जाता है। आपके ऑब्जेक्टिव और एम्स। ऑब्जेक्टिव और एम्स में आप ये देखते हैं कि आप रिसर्च करने का आपका मकसद जो है वो क्या है, ठीक है। क्यों आप ये रिसर्च कर रहे हैं, आपका अपना जो एम होता है वो आप वहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडीज़ पे बेसिकली हेडिंग आपकी आती है। देन आ जाता है जी मेथडोलॉजी, कि आप किस मेथड के ज़रिए से, आप किस रिसर्च के डिज़ाइन को फॉलो करते हुए जो है अपने काम को कर रहे हैं। अब आपने अपना इसके अंदर आपके डाटा कलेक्शन का मेथड भी आ जाता है, इसके अंदर आपकी जो है वो सैम्पलिंग भी आ जाती है और डाटा एनालिसिस भी आ जाता है। अब आपको इन तीनों चीज़ों में भी होगा कि ये चीज़ें क्या हैं। तो डाटा कलेक्शन करते वक्त जो भी हम अपने टूल्स या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो बेसिकली हमारा डाटा कलेक्शन का मेथड के अंदर आ जाते हैं कि हमने किस तरह से डाटा को कलेक्ट किया। आया कि हमने क्वालिटेटिव रिसर्च थी, हमने इंटरव्यूज़ किए, हमने फोकस ग्रुप लिए, हमने जो है वो लोगों के साथ इन डिटेल कोई बात की, या उनसे हमने ओपन एंडेड
जो है वो क्वेश्चनियर सॉल्व करवाए, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चनियर्स वो होते हैं जिनमें हमने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बनाया होता है कि हमें कोई किसी के बारे में अगर कोई चीज़ ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह हम लोग जब अपनी क्वालिटेटिव से हट के क्वांटिटेटिव के अंदर जब हम जाके अपने कर रहे होते हैं कि मेथड कौन सा सिलेक्ट करना है, तो इसके अंदर हम इसी तरह क्लोज एंडेड अपने क्वेश्चनर्स बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ येस नो की ऑप्शंस होती हैं और हमारे पास, या फिर हम कोई स्केल अप्लाई कर लेते हैं, लाइक लिकट स्केल्स जो है वो अभी बेस्ट स्केल है जो आप किसी भी अपने रिसर्च के अंदर अप्लाई कर सकते हैं क्वान्टिटेटिव के अंदर, ओके। नेक्स्ट आपकी सैम्पलिंग स्ट्रेटजी में ये चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी पॉपुलेशन क्या थी, ठीक है, किन लोगों के ऊपर आप काम करना चाह रहे थे। अब मैं अपनी वही एग्जांपल दोबारा लूँगी कि मैं मेंटल रिटार्डेड बच्चों के ऊपर काम करना चाह रही थी, करना चाह रही थी पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान में तो बहुत सी सिटीज़ हैं, तो मैं अब हर सिटी में तो नहीं जा सकती, तो मैंने कोई सी 5 सिटीज़ फॉर एग्जांपल चूज़ कर ली। तो 5 सिटीज़ जो मैंने चूज़ की हैं वो मेरा सैंपल था, और मैं अपने सैंपल पे काम करके अपने डाटा को देखूँगी कि मैंने उसको कहाँ किस तरह से जर्नलाइज़ करना है, नहीं करना है, या क्या करना है, ठीक है। तो मेरी जो पॉपुलेशन होगी वो होती है जो मेरी ओवरऑल जो मेरी एक होती है कि या मैंने इन पे काम करना है, लेकिन मैं उन सब पे काम नहीं कर सकती, तो मैं अपना एक सैंपल ड्रॉ कर लेती हूँ, इनमें से एक सैंपल उठा लेती हूँ कि मैं इन पे काम करूँगी और उसको बाकी के ऊपर जनरलाइज कर दूँगी, ठीक है। तो वो हमारा होता है सैम्पलिंग। और डाटा एनालिसिस टेक्निक्स होता है, लाइक आपने किस तरह से आप अपने डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया था उस पर आपने SPSS को अप्लाई किया है, या आपने उस पर कौन से फार्मूला लगाए हैं। देखें, मीन, मीडियन, मॉड, ये लेवल ऑफ डिस्पर्शन और ये चीज़ें जो सारी आ जाती हैं आपकी, ठीक है, लाइक आपके ये कोरिलेशन आ जाता है, वेरिएंस आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, ये सारी फिर आपके जो है ना वो आपके डाटा एनालिसिस की टेक्निक्स हैं जो आप अपनी रिसर्च के टॉपिक को और अपने चीज़ों को सामने रखते हुए आप उनको चूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरह आपने अपनी सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी भी बतानी होती है कि जो आप स्टडी कर रहे हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका लोगों को क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। और स्कोप और लिमिटेशंस भी आप बता दें, यानी कि लिमिटेशंस और डीलिमिटेशंस भी आप अपनी रिसर्च की बता रहे होते हैं। अब सिंपली अगर आपको मैं लिमिटेशन और डीलिमिटेशंस बताना चाहूँ ना, तो लिमिटेशन से मुराद होता है कि आपके कोई कंस्ट्रेंट्स या लाइक आपकी कोई कह लें कि रुकावटें आना, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने डाटा को जनरलाइज नहीं कर सके, या आपके डाटा की वैलिडिटी के अंदर कोई इशू आ गया, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि हमारी रिसर्च जो थी वो एक उसमें लिमिटेशन आ गई, ठीक है। आपके जो मेथडोलॉजी थी आपने उसको चेंज करना पड़ा, डाटा कलेक्शन को चेंज करना पड़ा, आपके कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स आ गए, या आपके सैंपल साइज़ का कोई इशू था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी कॉमन लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, जिसे कह लें कि आप रुकावटें। अब डीलिमिटेशंस क्या होती हैं कि आपने कुछ अपने स्टडी को नैरो डाउन कर दिया। आपने क्यों कर दिया? ताकि आपकी जो कुछ, क्योंकि आपको कुछ बाउंड्रीज फिक्स करनी थी, ठीक है। लाइक अगर आपने एक अपने कह दिया कि मैं इतने ही स्पेसिफिक लोग हैं इन्हीं के ऊपर काम करूँगा, इससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकता, ठीक है। मैं 15 लोगों के ऊपर काम कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा पे नहीं कर सकता। तो अब आपने अपनी रिसर्च को डीलिमिट कर दिया ना, तो यहाँ पे ये चीज़ होती है कि आपकी रिसर्च की कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं और कुछ डीलिमिटेशंस आ जाती हैं, तो वो भी आप अपने थीसिस के अंदर या अपने प्रपोजल के अंदर आप मेंशन करते हैं। बेसिकली यही प्रपोजल जो है ना आपका, यही आपका कम्प्लीटली एक आप, मैं इसमें सारे जो स्टेप्स आपको बता रही हूँ ना, ये आपके थीसिस के ही हैं। आप इन्हीं को फॉलो करेंगे और आप अपना थीसिस करते जाएंगे, ठीक है। अब कुछ लोग ना अपने थीसिस के अंदर टाइमलाइंस भी मेंशन करते हैं कि कितना टाइम लगा और क्या आपको अपनी जितनी भी सारी फैसिलिटी थी आपके प्रोजेक्ट की वो आप उसमें मेंशन कर देते हैं। बजट भी कुछ लोग कर देते हैं। देन आपके एथिकल कंसिड्रेशंस, ये तो एक आपका किया जाता है कि आपकी रिसर्च करते वक्त आपको अपने एथिकल कंसिड्रेशंस का ख्याल रखना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि किस तरह से आपने किन एथिक्स को फॉलो करना है, ठीक है। इंशाल्लाह एथिक्स के ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद कुछ लोग अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी लिखते हैं, तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स में या कुछ इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में कुछ वैरी भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर हमारे पास आ जाता है जी रेफरेंसेस, कि आपने जो भी आपने जहाँ से भी अपना डाटा आपने साइटेशन उसकी की थी, आप उसके रेफरेंसेस देते हैं, उसकी कंप्लीट और कंप्रीहेंसिव लिस्ट आप प्रोवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं कि रेफरेंसेस का आपका एक हेडिंग आ जाती है। और ये आपका जी होता है जी बेसिकली रिसर्च का, या आपके जो प्रपोजल है या आपका जो वो है थीसिस है उसका आपका 5 चैप्टर आ जाता है। देन आपके पास आ जाता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है? ये मुझसे बहुत क्वेश्चनिंग होती है कि अपेंडिक्स क्या होता है, हमें समझ नहीं आती। अपेंडिक्स बेसिकली ये होता है कि जो भी आपने अपना टूल यूज़ किया था, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था, आपने कोई भी लेटर यूज़ किया था अब डाटा को कलेक्ट करते वक्त, तो वो आपका अपेंडिक्स होता है। तो वो आप अपने उसमें हेडिंग डाल के अपेंडिक्स लिख के आप उसको उसके साथ अपने पेपर्स अटैच कर देते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपके पास आ जाता है जी रिव्यू एंड एडिट, के जो भी आप काम कर रहे हैं आप उसको रिव्यू और एडिट करें और उसको आप प्रूफ रीडिंग उसकी लाजमी कर लें, ठीक है। आप उसके बाद आप इंशाल्लाह अपना ताला जो है वो अपना सबमिट करवाएं थीसिस।
और ये थे जी हमारे सारे स्टेप्स कि हमारे थीसिस को कैसे बनाते हैं, हमारी प्रपोज़ल कैसे बनता है या हमारा काम कैसे होता है। इट्स वेरी इजी। आप लोग इसको मुश्किल समझते हैं, हालांकि ये है नहीं है। मज़ीद आप क्वेश्चनिंग मेरे से अपनी कोई भी करना चाह रहे हैं आप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।